अस्सलाम वालेकुम। सीनियर टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चर स्पेशल एजुकेशन की तैयारी के लिए ये 10वां लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। डिसेबिलिटी स्पेसिफिक टीचिंग के हवाले से हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट और फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनका जो एरिया है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटी स्पेसिफिक टीचिंग के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पीडीडीज को, और उसके हवाले से जो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट बच्चे होते हैं या जो मेंटली चैलेंजिंग बच्चे होते हैं उनके हवाले से टीचिंग, डायग्नोसिस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म या एएसडी जिसे हम कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो दिमाग का ताल्लुक न्यूरॉन से, ब्रेन से, और डेवलपमेंटल मीन जो वक्त के साथ साथ जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जो माइलस्टोन्स होती हैं। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिससे इंसान की कम्युनिकेशन, इंसान का सोशल इंटरेक्शन यानी सोशलाइजेशन, और इंसान की कम्युनिकेशन और बिहेवियर, कम्युनिकेशन, बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन जो है इंसान के अफेक्ट होते हैं बच्चे के। नेक्स्ट है कि DSM-5 क्या है, और वो कौन सी चीज है जो DSM-5 के अंदर पीडीडी की जगह पे आप इस्तेमाल होती है। अच्छा, याद रखें, ये जो DSM-5 है ये बेसिकली एक मैनुअल है, एक किताबचा है। ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये एक चेक लिस्ट होती है, या इसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ये एक मैनुअल है। जैसे किसी मशीन के साथ एक मैनुअल दिया जाता है जिसकी वजह से मशीन चलाई जाती है, मशीन का सारा तरीकाकार लिखा होता है कि ये कैसे ऑपरेट करती है। इसी तरह जो आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं उनके लिए डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं, उनके लिए डिफरेंट जो मैनुअल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं DSM। और DSM 1 2 3 4 आजकल जो मुस्तमिल है, जो इस्तेमाल होता है, वो है DSM-5। और DSM-5 क्या है पहले हम ये डिस्कस करेंगे, और फिर उसके साथ ही क्वेश्चन पूछे कि DSM-5 में आजकल कौन सी टर्म है जिसने बेसिकली परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर PDD को रिप्लेस कर दिया। अब DSM-5 में वो कौन सी टर्म है, तो पहले हम DSM-5 देख लेते हैं कि DSM-5 एक मैनुअल है जो यूज़ किया जाता है डायग्नोज करने के लिए डेवलपमेंटल या मेंटल डिसऑर्डर्स को। अगर बच्चों के अंदर क्या मेंटल डिसऑर्डर हैं, या मेंटल बच्चों के अंदर कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, या बच्चों के अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं या नहीं है, उनको डायग्नोज करने के लिए एक मैनुअल होता है, उसमें चेकलिस्ट होती है, उसमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स होते हैं, देखते हैं क्या क्या ये बच्चे में हैं। अगर हूँ तो फिर हम देखते हैं कि बच्चे में ये डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये एक मैनुअल है, एक चेक लिस्ट होती है, एक किताबचा होता है जो डायग्नोज करने के लिए होता है। ऑटिज्म डायग्नोज करने के लिए होता है, आप सादा अल्फाज में याद रखें। और आजकल के इसका जो वर्जन है उसको हम कहते हैं फिफ्थ वर्जन, यानी ये बेसिकली पांचवा वर्जन है, उसका एडिशन है। अब इसने DSM, इससे पहले DSM-4 हुआ करता था। DSM-4 के अंदर एक टर्म यूज होती थी, उसका नाम था परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर PDD। और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज थी। 5 कैटेगरीज के जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स थे वो डिफरेंट 5 कैटेगरीज थी, उनको हम डील करते थे एक टर्म के साथ, उसका नाम था परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। लेकिन जब DSM-5 आ गया है, 4 खत्म हो गया है, तो DSM-5 के अंदर वो जो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर था, अब वो टर्म हटा के अब एक न्यू टर्म मुतारफ करवाई गई है। उन पांचों जो डिसेबिलिटीज थी उनको मिला जुला के एक डिसेबिलिटी के तौर पर उसका नाम, उस डिसेबिलिटी का नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम सिंपली ऑटिज्म भी कह सकते हैं। तो ऑटिज्म का पुराना नाम क्या था? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो 5 कैटेगरीज की डिसेबिलिटीज थी बेसिकली। और अगर हम बात करें कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या था, तो ये एक बेसिकली ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स थे। 5 किस्म के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो थे, डिसऑर्डर का एक ग्रुप था, जिसकी पहचान क्या थी कि उन 5 किस्म की जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स थे उनके अंदर इंपेयरमेंट होती थी किसी चीज़ में, या डिले होता था सोशल इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में और बिहेवियर में। यानी लोगों के अगर बिहेवियर में, लोगों की कम्युनिकेशन में, या लोगों के जो सोशल इंटरेक्शन है जिसको सोशलाइजेशन भी कहते हैं, इन तीनों एरियाज में अगर डिले आता या इंपेयरमेंट होती, कमजोरी होती, तो उनको किसी एक कैटेगरी में फॉल किया जाता था। और वो 5 जो कैटेगरीज थी उनको मिला के कहा जाता था परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, PDD। अब वो होता था DSM-4 मैनुअल। आज कल जो मुस्तमिल है वो है DSM-5 मॉडल। DSM-5 में PDD को हटा के एक और टर्म मुतारफ करवाई गई है जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, यानी ऑटिज्म। और ऑटिज्म का यूरोप में और ऑटिज्म पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और पंजाब के अंदर भी अगर हम लाहौर की बात करें तो उसमें पंजाब की जो वज़ीर आला है मरीम नवाज शरीफ, उसने ऑटिज्म का एक बाकायदा इंस्टीट्यूट बना दिया है।
तो पाकिस्तान में भी ये स्पेशल एजुकेशन में आजकल जो हॉट टॉपिक है वो है ऑटिज्म। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि पीडीडी के अंदर 5 कैटेगरीज थी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की या न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर की। वो 5 टाइप कौन सी हैं? पीडीडी के अंदर 5 टाइप्स आती हैं: ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्जर डिसऑर्डर, रेट सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर यानी कि सीडीडी, और पीडीडी एनओएस यानी कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। एनओएस से मुराद है नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, जो जिसकी और कोई सिम्टम्स ना हो। ये 5 कैटेगरीज मिलकर बनाती थी क्या चीज? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ट्रायड ऑफ इंपेयरमेंट से क्या मुराद है, या उसमें क्या क्या होता है? ट्रायड या ट्रियो, TRIO, ट्रियो भी कहते हैं, ट्रायड कहते हैं जिसमें 3 चीजें शामिल हो। तो ट्रायड ऑफ इंपेयरमेंट से मुराद है कि सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, ये तीनों चीजें जिसमें हों, हम कहते हैं उस बच्चे में क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो ट्राइएड का मतलब है 3 चीजें। ट्रियो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें ट्रियो का कॉन्सेप्ट वर्ड आता है। तो ट्रियो ट्राइएड का मतलब है जिसमें 3 चीजें हों। तो 3 चीजें कौन सी? बिहेवियर, कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ऑटिज्म जो है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है? ऑटिज्म बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ऑटिज्म का ऑनसेट, कि ऑटिज्म कब बनने में उसका आगाज होता है एक बच्चे में? तो 3 साल से पहले पहले ऑटिज्म बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो प्रिलिमिनरी सिम्टम होती हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म ऑटिज्म। ऑटिज्म की टर्म किसने मुतारिफ करवाई थी? ये 1943 यानी कि 20वीं सदी के अंदर लियो कैनर ने इस टर्म को मुतारिफ करवाया। उसके बाद कॉन्सेप्ट है कि एस्पर्जर सिंड्रोम की क्या पहचान है? नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है बच्चे में, लेकिन उसमें सोशल डेफिसिट्स होते हैं। सोशल डेफिसिट का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर सोशल इंटरेक्शन की कमी होती है, बच्चा इंगेज नहीं करता बाकी लोगों के साथ। तो ये एस्पर्जर जो सिंड्रोम है, उसमें बच्चा वैसे उसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है बाकी बच्चों की तरह, लेकिन सोशल डेफिसिट उसमें होता है। सोशल डेफिसिट मतलब कि उतना बच्चों के साथ सोशलाइज नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं करता, घुलता मिलता नहीं है, इंटरमिंगल नहीं होता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि रेट सिंड्रोम मोस्टली अफेक्ट करता है किन लोगों को? तो रेट सिंड्रोम मोस्टली इफेक्ट करता है फीमेल को, लड़कियों को। और रेट सिंड्रोम है क्या, जरा ये पहले सुन लें कि रेट सिंड्रोम जो है ये एक रेयर जेनेटिक, बड़ा बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जेनेटिक यानी ये आप कह सकते हैं पैदाइशी तौर पे इनहेरिटेंस में आता है। ये भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। और इसकी पहचान क्या है? ये पहले इसमें कहा गया कि ये ज़्यादातर लड़कियों को अफेक्ट करता है। और इसकी पहचान क्या है? कि नॉर्मल अर्ली डेवलपमेंट होती है, कि बच्चियां जो हैं वो पैदाइशी तौर पे जो पहले साल होते हैं उसकी उनके फॉर्मेटिव ईयर, उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट होती है बच्चियों में। लेकिन उसके बाद क्या होता है? फॉलोड बाई ये लॉस ऑफ अक्वायर्ड स्किल, की जो उनकी स्किल्स होती हैं, जो उन्होंने हासिल की होती हैं, जो सीखी होती हैं, लॉस होता जाता है। यानी कि वो जो स्किल सीखती हैं वो भूलती जाती हैं। स्पेशली लैंग्वेज की स्किल जो डेवलप करती हैं, हम नॉर्मल लोग जैसे लैंग्वेज सीखते हैं, हमारी लैंग्वेज वक्त के गुजरने के साथ एनरिच होती है, मजीद फर्टाइल होती है, मजीद इंप्रूव होती है। लेकिन रेट सिंड्रोम जो बच्चियों में होता है, उनकी अर्ली डेवलपमेंट तो ठीक होती है बच्चियों की, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो स्किल वो सीखती जाती हैं वो उनको भूलती जाती हैं। यानी कि उन स्किल्स का उनमें लॉस होता है। जैसे कि लैंग्वेज की स्किल में लॉस होता जाता है, और जो मोटर एबिलिटीज़ होती हैं, मोटर कहते हैं मोशन को, मूवमेंट को, मसल की कोऑर्डिनेशन को। तो वो जो मूवमेंट है, मसल की कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर लॉस आता जाता है जैसे वो वक्त के साथ साथ बड़ी होती हैं। तो ये ज़्यादातर लड़कियों को अफेक्ट करता है। और इसकी रीज़न क्या है? बेसिकली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक MECP2 जीन जो है उसकी वजह से होता है। उस जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, उस जीन के अंदर बिगाड़ होता है बेसिकली। और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो MECP2 जो जीन है, उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से जो हमने कहा कि ये होता है रेट सिंड्रोम लड़कियों में ज्यादातर। ये MECP2 जीन क्या है? बेसिकली MECP2 जो है वो है मिथाइल CpG बाइंडिंग प्रोटीन 2। ये एक जीन है जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है। और इसका काम क्या होता है? ये एक क्रूशल रोल प्ले करता है ब्रेन की डेवलपमेंट में और फंक्शनिंग में, कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा, कैसे हमारा ब्रेन डेवलप होगा। ये MECP2 जो जीन है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, उसमें अगर कोई म्यूटेशन आए, यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है जिसका नाम है MECP2, जो प्रोटीनेशियस किस्म का एक किस्म की आप एक स्ट्रक्चर है, अगर उसमें कोई म्यूटेशन आ जाए, कोई बिगाड़ आ जाए, तो ब्रेन प्रॉपरली ना तो डेवलप होगा, ना ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करेगा, जिसकी वजह से कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा लड़कियों को? रेट सिंड्रोम।
उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं CDD। उसके अंदर क्या होता है, जो चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर है, जिसको हम CDD कहते हैं, वो अगर किसी बच्चे को हो जाए तो उसके अंदर जो ऑलरेडी उसने स्किल्स सीखी होती हैं, ऑलरेडी अक्वायर्ड स्किल्स वो उस बच्चे में वो खत्म हो जाती हैं। वो स्किल्स बच्चे के में खत्म होती जाती है, यानी कि उनको लॉस होता जाता है। तो चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ का शिराजा बिखर जाना। इंटीग्रेट इकट्ठा होना, डिसइंटीग्रेट उसका शिराजा बिखर जाना, यानी कि वो चीज़ बिखर जाती है। तो जो उन्होंने अक्वायर्ड स्किल्स सीखी होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उनका शिराजा बिखर जाता है, वो ऑलरेडी अक्वायर्ड स्किल्स का वो लॉस हो जाता है CDD में, यानी कि चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है PDD-NOS। ये परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, PDD, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसकी जगह पे आजकल DSM-5 के अंदर वर्ड आए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये जो PDD था, इसके साथ अगर NOS लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब इससे क्या मुराद है, जरा देखिएगा। ये एक सब कैटेगरी है किस चीज़ की, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की। अच्छा, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें मैंने पहले बताया, ये DSM-5 के अंदर इस्तेमाल होती थी ये टर्म, जिसमें 5 कैटेगरीज होती थी, 5 न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते थे। लेकिन आजकल जो DSM-5 है उसमें PDD को हटा के कौन सी टर्म मुतारफ करवाई गई है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। तो ये जो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर था, जैसे नाम पे लिखा हुआ है PDD, आगे डैश DNOS, सॉरी। तो PDD की ये एक सब कैटेगरी है, और इसमें क्या होता है, ये उन इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल होती है जो कि कुछ सिम्टम शो करते हैं आर्टिज्म के, लेकिन फुली क्राइटेरिया को मीट नहीं करते आर्टिज्म के। यानी कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, NOS, ये PDD की वो एक कैटेगरी है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो ऑटिज्म के कुछ साइन तो शो करते हैं, लगता है कि कुछ साइन को देख के, कुछ सिम्टम को देख के, कुछ अलामात को, कि वाकई इनको ऑटिज्म है, लेकिन ऑटिज्म के पूरे क्राइटेरिया पे वो पूरा नहीं उतरते। लिहाजा इसको हम कहते हैं PDD-NOS नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। और ये इसको हम एटिपिकल ऑटिज्म भी कहते हैं, यानी PDD-NOS का दूसरा नाम है एटिपिकल ऑटिज्म, जो कि ऑटिज्म के पूरे क्राइटेरिया पे वो पूरा नहीं उतरते, सारे सिम्टम्स यानी कि ऑटिज्म वाले उनके अंदर नहीं होते। अच्छा, उसके बाद हम कुछ फीचर्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उन बच्चों की जिनको होता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या जिनको होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो सबसे टर्म है कि इकोकोलिया इज इकोलेलिया, सॉरी, इकोलेलिया क्या चीज़ होती है। इकोलेलिया बेसिकली एक रेपिटिशन ऑफ है, एक इस्तेलाह है जिसमें हम वर्ड्स को या फ्रेजेस को बार बार रिपीट करते हैं। तो इकोलेलिया जो है, ये एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर ये एक ऐसी इस्तेलाह है जो उस मजहर के लिए बोली जाती है, उस मैनिफेस्टेशन में, जिसमें बच्चा कुछ वर्ड्स को या फ्रेजेस को बार बार रिपीट करता है। कॉमनली ये उन बच्चों में देखा जाता है जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार बच्चे जो हैं उनके अंदर इकोलेलिया होता है। अब इकोलेलिया क्या है, इकोलेलिया मैंने कहा जैसे वर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीट करना, ये दो किस्म का होता है। इसकी टाइप्स क्या हैं, दो, या ये इमीडिएट होता है या ये डिलेड होता है। ज़रा देखें इमीडिएट और डिलेड इकोलेलिया में क्या फ़र्क है। जो इमीडिएट इक्वलिटी है उसमें बच्चा जिन वर्ड्स को सुनेगा या जिन फ्रेजेस को फौरन उनको क्या करेगा, रिपीट करेगा। मिसाल के तौर पर टीचर ने कहा सिट डाउन, बच्चे ने सुना और बच्चा कहेगा सिट डाउन, तो बच्चे ने क्या किया, टीचर की बात सुनी, फौरन रिपीट की। टीचर का वर्ड सुना, फौरन रिपीट किया। टीचर ने जो फ्रेज बोली उसने बच्चे ने फौरन रिपीट की। तो इसको हम कहते हैं इमीडिएट इकोलेलिया। एक होता है डिलेड इकोलेलिया, उसमें यह होता है कि बच्चा कुछ देर बाद, यानी कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद जो कुछ भी वो सुनता है उसको रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने एक डायलॉग देखा, कोई कार्टून की उसने कोई वीडियो देखी, उसमें एक कार्टून कुछ वर्ड्स बोल रहा था, तो बच्चे ने 2 दिन बाद उन वर्ड्स को रिपीट करना शुरू कर दिया। तो कुछ दिन बाद उसने किया, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, डिलेड इकोलेलिया। इकोलेलिया में हम वर्ड्स या उसको रिपीट करते हैं फ्रेजेस को, और ये कौन किन बच्चों में होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार बच्चों में होता है। उसके बाद एक और टर्म है कि जॉइंट अटेंशन का मतलब क्या होता है। जॉइंट अटेंशन का मतलब ये है कि बच्चे का जो फोकस होता है वो शेयर्ड होता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक इवेंट के ऊपर। यानी कि बच्चे ने एक इवेंट के अंदर उसका जो फोकस है वो एक चीज़ पे नहीं होता, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर होता है, शेयर्ड फोकस होता है उसका। यानी कि इस फोकस उसका एक ही चीज़ पे नहीं होता, बल्कि जो एक अगर एक ऑब्जेक्ट है वो देखता है, कोई और ऑब्जेक्ट्स देखता है, तो उसका जो फोकस है वो शेयर्ड होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर। यानी ऑटिस्टिक बच्चे मैंने देखा है, जो अगर हमारी मेरी क्लास में अगर अब अभी जो आजकल मैं देख रहा होता हूँ, हालांकि मेरे बच्चे जो जो जिन बच्चों को मैं टीचर हूँ वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे मेरी क्लास में अगर आए तो वो एक वक्त में कुछ लिख भी रहा होता है, साथ किसी और बच्चे को लिखता हुआ देख भी रहा होता है, टीचर को भी देख रहा होता है, और साथ साथ अपने पाँव को भी देख रहा होता है। तो उसका शेयर्ड अटेंशन होती है बच्चे की।
जिसको हम ज्वाइंट अटेंशन भी कहते हैं। थियरी ऑफ माइंड डेफिसिट का क्या मतलब है? थियरी ऑफ माइंड डेफिसिट का मतलब ये है कि दूसरे लोगों के जो थॉट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में अगर आपको मुश्किल पेश आ रही हो, तो हम कहते हैं कि ये थियरी ऑफ माइंड डेफिसिट का फोकस कॉन्सेप्ट है। थियरी ऑफ माइंड डेफिसिट। माइंड डेफिसिट यानी कि दिमाग जो हमारा है, जो ब्रेन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर डेफिसिट है, नुकसान है कि हम लोगों के थॉट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो माइंड डेफिसिट की यही थ्योरी है कि हम जब लोगों के थॉट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो थ्योरी ऑफ माइंड डेफिसिट यही कहती है कि जब बंदा दूसरे लोगों के थॉट्स को अंडरस्टैंड ना कर पाता हो। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर क्या है और उसकी एग्जांपल दें। स्टीरियोटाइप बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसमें हम रेपिटेटिव काम करते हैं, नॉन फंक्शनल मूवमेंट करते हैं या एक्शन करते हैं, जो कि अमूमन ऑटिस्टिक बच्चों में या परवेसिव डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के शिकार बच्चों में होती हैं। बच्चे कुछ चीज़ों को रिपीट करते हैं और उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं। नॉन फंक्शनल मतलब ये कि ऐसी मूवमेंट होती है जिससे वो कोई काम नहीं कर रहे होते, मूवमेंट कर रहे होते हैं लेकिन वो फंक्शनल मूवमेंट नहीं होती। या उनके एक्शन ऐसे होते हैं जिनसे वो कोई काम नहीं ले रहे होते लेकिन उनके एक्शन हमें नजर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चा है या परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार बच्चा है, वो अपनी हैंड की फ्लैपिंग करता रहता है। हैंड फ्लैपिंग का मतलब ये है कि वो हैंड को हिलाता रहता है बार बार। ठीक है, बार बार रिपीट करता है। अब मैंने देखा है कि मेरी क्लास में अगर एक बच्चा आता है जो जिसका नाम अली है, वो बच्चा जो है वो अपने हाथों को बार बार फ्लैप करता है, बार बार वो रिपीट करता है, एक मूवमेंट अपने हाथों को मूव करता रहता है और उन हाथों को फिर दोबारा देखता भी रहता है, उनको मूवमेंट करता रहता है। तो ये फ्लैपिंग या वेविंग हैंड जो है, ये मूवमेंट में बार बार रेपिटेशन है, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है बच्चे के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि सेंसरी हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। सेंसरी हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जो स्टिमुलाई होते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमने किसी बंदे को कुछ टच किया, उसकी स्किन को खींचा हमने, तो ये एक स्टिमुलस दे रहे हैं हम उसको। तो कुछ फूल भी ऐसे होते हैं कि उनको हाथ लगाएं तो वो जो है वो मुरझा जाते हैं, छुई मुई का जिसको पौधा कहते हैं। इसी तरह अगर कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करे या स्टिमुलाई प्रोवाइड करे, स्टिमुलस की जमा स्टिमुलाई की होती है, तो उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है, नॉर्मल एक रिस्पॉन्स होता है, एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जिसको ओवर रिस्पॉन्स कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसरी हाइपर सेंसिटिविटी। यानी कि मैं इसकी सादा मिसाल देता हूँ कि अगर मैं कहीं बैठा हूँ और मुझे मच्छर काट ले, तो मैं हल्का सा रिस्पॉन्स दूंगा कि मैं उस जगह को हाथ लगाऊंगा या मैं हल्की सी मूवमेंट करूंगा। अगर मुझे मच्छर काटे और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होकर दूं, तो ये क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी है बेसिकली। सेंसरी का मतलब ये है जिसमें हम देखते हैं या हम सुनते हैं। और उसके बाद कॉमन कम्युनिकेशन इशू क्या होता है आर्टिस्टिक बच्चों का? उनका कॉमन कम्युनिकेशन का इशू ये होता है कि ये इनके अंदर जो स्पीच होती है वो डिलेड होती है, यानी कि वो अपने टाइम पे, जो नॉर्मल बच्चे जितने इस टाइम में सब बोलना शुरू कर देते हैं, ये उस टाइम पे नहीं बोलते। नॉर्मल बच्चे अगर 2 सालों में बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये बच्चे हो सकता है 6 साल तक भी ना बोलें। तो इनकी जो स्पीच होती है, इनके आर्टिस्टिक बच्चों का या परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो है, पीडीडी का शिकार जो बच्चे हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन का इशू ये होता है। सब बच्चों के अंदर जो जितनी दुनिया में कॉमन बच्चे होंगे आर्टिस्टिक, उनके अंदर एक इशू कॉमन है कम्युनिकेशन का, कि वो उनकी स्पीच डिलेड होती है। उसके बाद आर्टिस्टिक चिल्ड्रन जो है वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? वो रूटीन को प्रेफर करते हैं और सेमनेस को, यानी वो चाहते हैं कि वही चीज़ हो, जो सिमिलर पैटर्न्स हों। अगर क्लासरूम है तो सिमिलर हो, वही क्लासरूम हो। टीचर है तो वही सेम हो। वाइट बोर्ड है तो वही सेम हो। क्लासरूम है तो वही सेम हो। डेस्क है तो वही सेम हो। किताबें हैं तो वही सेम हो। तो ये बच्चे सेमनेस को, सिमिलैरिटी को और रूटीन को पसंद करते हैं। उसमें रूटीन में चेंजेस नहीं पसंद करते, डाइवर्सिटी पसंद नहीं करते, वैरायटी पसंद नहीं करते। आई कांटेक्ट जो है ऑटिज्म के अंदर, ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर क्या होता है? लिमिटेड होता है या होते ही नहीं है। तो आर्टिस्टिक बच्चा या तो आपके साथ आई कांटेक्ट बहुत कम करेगा या बिल्कुल ही नहीं करेगा। लिहाजा आर्टिस्टिक बच्चे को पढ़ाते हुए आपने उसको मारना नहीं है, गुस्सा नहीं करना कि वो आपके साथ आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। ये जेनेटिकली उनके अंदर ये सिम्टम होती है, जिनके अंदर पैटर्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि प्ले बिहेवियर के बारे में, कि प्ले बिहेवियर क्या होता है ऑटिस्टिक बच्चों में। ये बेसिकली रेपिटेटिव होता है और नॉन फंक्शनल होता है। यानी जो बच्चे आर्टिस्टिक होंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार बच्चे होंगे या परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के शिकार बच्चे होंगे, वो अगर खेल खेल रहे हैं तो वो उस जो खेल खेल रहे हैं उसी को बार बार वो रिपीट करते रहेंगे। या वो नॉन फंक्शनल होते हैं कि वो खेल नहीं खेलते। जो नॉर्मल बच्चे खेल खेल रहे होते हैं वो नहीं खेलते, तो उनकी मतलब है वो नॉन फंक्शनल होते हैं। उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के हवाले से और उसकी असेसमेंट के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट हैं। 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्क्रीनिंग टूल कौन सा इस्तेमाल होता है आर्टिस्टिक बच्चों के लिए? यानी ऑटिज्म के अंदर एक बच्चे को चेक करना है हमने, क्या उसको ऑटिज्म है या नहीं।
तो वो जो टेस्ट होता है जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं कि टेस्ट, इस बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, इस टेस्ट को कहते हैं स्क्रीनिंग। तो ऑटिज्म वाले बच्चों का यानी कि ऑटिस्टिक बच्चों का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? तो स्क्रीनिंग टूल जो ऑटिज्म के लिए है वो एक क्विक और स्टैंडर्डाइज चेक लिस्ट होती है उनके लिए, या एक क्वेश्चनेयर होता है, सवालनामा, जो कि इस्तेमाल किया जाता है उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनके बारे में खतरा हो, एहतमाल हो कि ये एएसडी के शिकार हो सकते हैं। तो अगर एक चेक लिस्ट हो हमारे सामने, एक क्वेश्चनेयर हो, सवालनामा हो, जो बेसिकली ऑटिस्टिक बच्चों के वालिदैन से फिल करवाया जाता है, उनसे पूछा जाता है बच्चों के हवाले से। तो एक चीज चेक लिस्ट, एक क्वेश्चनेयर जो बड़ा, जिसको हम जल्दी से क्विकली जो है, और वो बड़ा स्टैंडर्डाइज होता है, यानी कि उसके लिए बाकायदा बेंच मार्क है कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो जो बड़ा क्विक और स्टैंडर्डाइज एक चेकलिस्ट या क्वेश्चनियर होता है, जो ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है कि क्या बच्चे के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर तो नहीं है, या परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है। तो उस टूल को हम क्या कहते हैं? उस टूल का नाम क्या है? एम कार्ड। एम कार्ड से मुराद है मॉडिफाइड चेक लिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स। बेसिकली ये एम कार्ड जो टेस्ट है, ये बच्चों को, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटिज्म। यानी क्या इस टेस्ट की वजह से, इस स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से जो एम कार्ड है, हम चेक करते हैं कि क्या बच्चे में ऑटिज्म है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल कौन सा है ऑटिज्म में। गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोस्टिक टूल है ऑटिज्म में, वो कौन सा है? वो है ADOS। ADOS मुराद है ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, या जिसको शेड्यूल भी बोलते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल ऑटिज्म के अंदर कौन सा है? ADOS है, और उसका नाम है ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। और ये ADOS क्या है? ये एक स्टैंडर्डाइज किस्म का और स्ट्रक्चर्ड किस्म की असेसमेंट है बेसिकली। और ये एक ऐसा टूल है जो इस्तेमाल होता है डायग्नोज करने के लिए, ऑटिज्म को डायग्नोज करने के लिए। कैसे? बाय ऑब्जर्विंग ए चाइल्ड्स कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, प्ले एंड बिहेवियर। एक जो जिस बच्चे के बारे में हमें शक है कि इसको ऑटिज्म तो कहीं नहीं है, तो हम उसकी बिहेवियर को, उसके अंदर उसका जो जिस अंदाज में वो खेलता है, जिस अंदाज में वो सोशलाइज करता है, बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करता है, और जिस अंदाज में वो बोलता है, कम्युनिकेट करता है, वर्बल या नॉन वर्बल, उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज और स्ट्रक्चर्ड किस्म की असेसमेंट है कि उसकी वजह से हम, इस टूल की वजह से हम असेस करते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म अगर है तो किस लेवल पे है, माइल्ड लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है, या एडवांस लेवल पे है। तो ये बच्चों के अंदर ऑटिज्म की असेसमेंट का एक टूल है जिसका नाम है ADOS, यानी ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। और ये क्या है बेसिकली? ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल है ऑटिज्म की फील्ड के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें, एक वर्ड है कार्स, और ये भी बेसिकली एक स्केल है, रेटिंग स्केल है। कार स्टैंड्स फॉर चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। कार्स क्या है? चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। तो ये बेसिकली असेस करने के लिए होता है, रेट करने के लिए होता है कि ऑटिज्म अगर है बच्चे के अंदर तो उसकी सेवेरिटी कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, या सीवियर है। या ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि एक बच्चे के अंदर ऑटिज्म है या नहीं है। तो माइल्ड होगा तो हम कहेंगे कि बहुत ना होने के बराबर है, अगर सीवियर होगा तो हम कहेंगे ऑटिज्म है। तो कार्स या टेस्ट है, अक्सर बच्चों को हमने ये चेक करना होगा कि ये बच्चा आर्टिस्टिक है या नहीं है। तो चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि DSM-5 के लेवल कितने होते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, ASD जो है, उसके अंदर DSM-5 जो है हमारे पास, जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है बेसिकली, या मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं। तो DSM-5 के कितने लेवल हैं? DSM-5 के 3 लेवल हैं। यानी कि DSM-5 जो है, जो हम एक बेसिकली मैनुअल है, वो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल जो मैनुअल है DSM-5 जो आज का वर्जन इस्तेमाल हो रहा है, उसमें ऑटिज्म को लेके 3 लेवल शामिल है। एक लेवल 1 है जो माइल्ड है, लेवल 2 मीडियम है, और लेवल 3 जो है वो सवियर है। लेवल 1 क्या है बेसिकली? यानी आप कह सकते हैं कि DSM-5 जो मैनुअल है, जिसको देख के हम, जिसके जो रेटिंग स्केल होते हैं, जिसके अंदर जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन होती हैं, उनको देख के हम चेक करते हैं बच्चे को कि बच्चे को कहीं ऑटिज्म तो नहीं है। तो DSM-5 के अंदर ऑटिज्म को 3 कैटेगरीज में, या 3 क्लासिफिकेशन उसके अंदर होती हैं। एक लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर हम लेवल 1 की बात करें, तो लेवल 1 ये माइल्ड ऑटिज्म होता है, और इसके अंदर बहुत ही कम सपोर्ट चाहिए होती है बच्चे को। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि जो बच्चा है उसको सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी होती है, यानी वो कन्वर्सेशन शुरू नहीं कर पाता, वो आइस को ब्रेक नहीं करता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जो कहीं बैठा होगा तो खुद से वो गुफ्तगू शुरू नहीं करेगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा। और वो बच्चा जो है वो फुल सेंटेंसेस बोल सकता है, जुमले बोल सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल फिर भी उसकी पुअर होती हैं।
और ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में और प्लानिंग करने में बड़ा मसला होता है। और इनके अंदर माइल्ड रेपिटेटिव बिहेवियर भी होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये माइल्ड कैटेगरी है। और इसमें कौन सी स्पोर्ट नीडेड होती है? लीस्ट इंटेंसिव है ये, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है ऐसे बच्चे को। उसके बाद अगर हम बात करें, इसकी मिसाल देख लें कि अगर एक बच्चा जो है वो रेगुलर क्लास अटेंड करता है, लेकिन उसको फ्रेंडशिप या कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है, बाकी बच्चों के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या उनके साथ दोस्ती नहीं कर पा रहा, यानी सोशली इंगेज नहीं कर पा रहा, तो हम कहेंगे जी माइल्ड ऑटिज्म, यानी कि लेवल 1 की मिसाल है। उसके बाद लेवल 2 जो है उसके अंदर सब्सटेंशियल, यानी कि काफ़ी सारी सपोर्ट चाहिए होती है, जिसको मीडिया हम कह सकते हैं मीडियम लेवल की सपोर्ट चाहिए होती है। तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट ऑटिज्म। लेवल 1 माइल्ड ऑटिज्म, लेवल 2 मॉडरेट ऑटिज्म, यानी कि दरमियानी, ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है ना बहुत कम। इसके अंदर मिसालें क्या होती हैं कि इनके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत कमी होती है, इनके अंदर डेफिसिट का मतलब है कमी। तो ना तो ये अपनी बोल के, और जब अगर बंदा ना बोले और बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करे, उसके जरिए कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे बावें उचका के, या फेशियल एक्सप्रेशन से, या आई मूवमेंट से, या लिप्स की मूवमेंट से, तो इनमें वर्बल भी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत कमी होती है इन बच्चों में। और इनका सोशल इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड होता है। और इनका जो बिहेवियर होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर, इन चीज़ों कुछ चीज़ों को ये रिपीट करते हैं बार बार, तो ये बड़ा वाजे होता है, नोटिसेबल होता है। और इनको जो चेंजेस होती हैं, जो हम रूटीन चेंज करते हैं, उसके अंदर इनको बड़ा मसला होता है उसके उसके साथ कोप अप करना। और इसके अंदर जो सपोर्ट चाहिए होती है वो मीडियम लेवल की चाहिए होती है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, मीडियाकर किस्म की। हम इसकी मिसाल देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो सादा जुमले बोलता है, लेकिन लिमिटेड उसका इंटरेक्शन है, और उसको चाहिए कि अगर ऐसे बच्चों को हमने पढ़ाना है तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड टीचिंग मेथडोलॉजी उनके लिए होगी, जो पेडागोजी होगी। तो ये बच्चे जो हैं, इनको लेवल 2 वाले, इनको मॉडरेट ऑटिज्म ऑटिस्टिक बच्चे कहते हैं। और अगर हम बात करें लेवल 3 की, तो इनको एक्सट्रीम लेवल की या सब्सटेंशियल लेवल की सपोर्ट चाहिए होती है। और जो सवियर ऑटिज्म का केसेस होते हैं DSM-5 के मुताबिक, इसमें ये होता है कि बच्चा जो है उसमें कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान होता है, डेफिसिट होता है। यानी हो सकता है कि वो बोल के कम्युनिकेट ही ना करे, सिर्फ जो इशारों की मदद से वो कम्युनिकेट कर रहा हो, नॉन वर्बल। और इनके अंदर सोशल इंटरेक्शन, यानी कि घुलना मिलना ना होने के बराबर होता है, वेरी लिमिटेड होता है। और रेपिटेटिव बिहेवियर इनका बहुत वाजे होते हैं और बहुत इंटेंसिव लेवल पे होते हैं, यानी इतना चीज़ों को ये रिपीट करते हैं कि जो देखने वाली आंख होती है वो हैरान रह जाती है। और इनको चेंजेस के लिहाज से बहुत मुश्किल पेश आती है, इनके लिए मुश्किल होता है चेंजेस को उनके साथ कोप अप करना। और इसमें स्पोर्ट हाई, यानी कि हाईली इंटेंसिव स्पोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है ऐसे बच्चों को। और इसकी मिसाल क्या है कि एक बच्चा जो है वो अल्टरनेटिव ऑगमेंटिव डिवाइसेस, यानी PECS या जेस्चर के ऊपर रिलाई कर सकता है। और हो सकता है कि उसको फुल टाइम सपोर्ट असिस्टेंट एक चाहिए हो। PEC से मुराद है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन मेथड। ये अल्टरनेटिव ऑगमेंटिव जो कम्युनिकेशन मेथड होता है, AAC, अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन मॉडल है बेसिकली, कि जो हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं वैसे नॉर्मल क्लास में हम बोल के कर रहे होते हैं, लेकिन इनको अल्टरनेटिव कोई कम्युनिकेशन का मेथड चाहिए होता है, जैसे पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन मेथड। हम पिक्चर एक्सचेंज करके बच्चे से पूछते हैं कि ये जो फलां तस्वीर है, या फलां जो कॉन्सेप्ट है, या फलां जो वीडियो है, उसके अंदर आपको कौन सा जानवर नजर आया। तो हम जो पिक्चर एक्सचेंज करते हैं बारी बारी, तो बच्चा उसको रिकग्नाइज करता है कि फलां चीज़ की वीडियो के अंदर फलां चीज़ की तस्वीर थी या मूवमेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक है FBA, स्टैंड्स फॉर फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट का मतलब ये है कि इंसान के अंदर जो बिहेवियर है, जो हम वो काम करते हैं, वो कितना फंक्शनल है, कितना वो यूजफुल है या इंस्ट्रूमेंटल है। उसके बाद एक और है कि ऑटिज्म के अर्ली साइंस क्या होते हैं। बच्चा जो है अगर उसका नाम लिया जाए तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये ऑटिज्म का बेसिक साइन है। यानी आप कह सकते हैं कि ऑटिज्म का बेसिक साइन ये है कि अगर उस बच्चे का नाम लिया जाएगा तो वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से क्या मुराद है? ऐसी टीम जिसके अंदर मल्टीपल डिसिप्लिन के एक्सपर्ट्स हों, लाइक साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट और टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसी तरह अगर हम बात करें कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है विद ADHD बेस्ड, ना एक वर्ड होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ADHD बच्चे और ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये होता है कि जब दो डिसऑर्डर के दरमियान में, यानी कि दो डिसऑर्डर हैं और दोनों के सिम्टम सेम है, अब हम उनके अंदर डिफरेंशिएट करना है तो उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस। यानी एक बच्चा है उसको ADHD है, ADHD स्टैंड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि उस बच्चे का अटेंशन डेफिसिट भी है, यानी कि फोकस मुकम्मल नहीं है, और हाइपर एक्टिव भी है, वो गुस्सा भी करता है, बहुत एनर्जेटिक है। तो ADHD कैटेगरी का बच्चा है, एक और बच्चा है वो है ऑटिस्टिक। अब ये दो बच्चे हैं, इनके अगर सिम्टम सेम हो तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ऑटिस्टिक कौन सा बच्चा है और ADHD कौन सा बच्चा है? तो इसको, इस डायग्नोसिस को हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस।
तो उसने कहा कि डिफरेंशिएट डायग्नोसिस विद एडीएचडी बेस्ड ऑन। डिफरेंशिएट का मतलब है कि एडीएचडी बच्चे में और ऑटिस्टिक बच्चे में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सोशल डेफिसिट को देखेंगे। सोशल डेफिसिट देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बच्चे को, अगर एक बच्चे साइंस दोनों के अंदर सेम है, यानी दोनों के अंदर अटेंशन का डेफिसिट होगा, दोनों हाइपर एक्टिविटी उनके अंदर होगी। लेकिन हम जब देखेंगे कि जिस बच्चे के अंदर सोशल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, यानी जो बच्चा इंटरमिंगल नहीं हो रहा, घुल मिल नहीं रहा, तो वो क्या होगा? ऑटिस्टिक होगा। एडीएचडी बच्चे जो है उनके अंदर सोशल डेफिसिट नहीं होता, वो गुस्सा करते हैं, अटेंशन डेफिसिट होता है, यानी कि फोकस नहीं कर पाते, लेकिन वो बाकी बच्चों के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, सोशल इंटरेक्शन भी होता है, और घुलते मिलते भी हैं, दोस्तियाँ भी करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि ऑटिज्म और जो ऑटिज्म एडीएचडी है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो उनके सेम सिम्टम हो सकते हैं कि अटेंशन दोनों दोनों नहीं कर पाते, ऑटिस्टिक बच्चा भी और एडीएचडी बच्चा भी अटेंशन की का डेफिसिट होता है, यानी कि फोकस नहीं कर पाता। हाइपर एक्टिविटी होते हैं, यानी कि गुस्से वाले होते हैं, जोशीले होते हैं। और इम्पल्सिविटी का मतलब ये है कि कोई भी काम वो करेंगे, देखेंगे तो वो करने लग जाएंगे, प्लान नहीं करते, सोचते, डेलिब्रेशन नहीं करते, वो उसके ऊपर गौर व खोज करके वो एक्शन नहीं करते, डिसीजन भी, कोई मूवमेंट भी, मोशन भी बगैर सोचे समझे करते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं इम्पल्सिविटी। अब एडीएचडी बच्चे में भी और ऑटिस्टिक बच्चे में भी ये तीनों चीज़ें हैं कि अटेंशन डेफिसिट यानी इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी यानी गुस्से वाला या एनर्जी से भरपूर, और इम्पल्सिविटी कि सोचे समझे बगैर कोई एक्ट करना, ये दोनों में हो सकता है, एडीएचडी में भी हो सकता है, आर्टिस्टिक बच्चे में भी हो सकता है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे होगा? वो वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डेफिसिट। जिस बच्चे में सोशल डेफिसिट ज़्यादा होगा वो बच्चा आर्टिस्टिक होगा, और जिस बच्चे में सोशल डेफिसिट कम होगा तो हम कहेंगे ये एडीएचडी बच्चा है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है कि डेवलपमेंटल असेसमेंट किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? डेवलपमेंटल असेसमेंट जो है वो फोकस करती है माइलस्टोन्स के ऊपर। डेवलपमेंटल माइलस्टोन वर्ड होता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, कि बच्चा जैसे बड़ा होता है तो जैसे जैसे वो डेवलप होता है तो उसके अंदर कुछ खास एज के ऊपर खास उसकी एबिलिटीज या खास स्किल उसके पास होने चाहिए। ये जो माइलस्टोन का वर्ड है, अक्सर अगर आप कभी देखें कि हम कहते हैं कि जी उसने इतने संगे मील अबूर कर ली अपनी मेहनत में या प्रोजेक्ट में, वो जो संगे मील होते हैं उनको माइलस्टोन कहते हैं। रोड के ऊपर एक निशान लगा होता है कि फॉर एग्जांपल लाहौर 78 किलोमीटर दूर है, आगे लिखा होगा 78 76, वो जो रोड के 7 किलोमीटर ऊपर लिखे होते हैं तो उनको माइलस्टोन कहते हैं। वो हमें बताते हैं कि कितना डिस्टेंस पे अगला शहर मौजूद है। तो इसी तरह जो अगर किसी बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन की हम बात करते हैं तो उसका मतलब भी यही है कि खास एज पे बच्चे के अंदर कौन सी स्किल या एबिलिटीज होनी चाहिए। कि जैसे कि अगर बच्चा 5 साल का है तो क्या वो उसको टूथब्रश करना आना चाहिए, क्या उसको अपने कपड़े चेंज करना है या वॉशरूम जाना आना चाहिए, तो किस एज पे कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं कि ये माइलस्टोन की बात हो रही है। तो डेवलपमेंटल असेसमेंट क्या करती है? डेवलपमेंट असेसमेंट जो है वो फोकस करती है कि कितने डेवलपमेंटल माइलस्टोन बच्चे ने अचीव कर लिए हैं। यानी कि ये बच्चे को हम एवेल्युएट करते हैं, बच्चे की ग्रोथ को एवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं, और चेक करते हैं कि उसके अंदर कितनी प्रोग्रेस आ गई है, उसके किन किन एरियाज में उसकी प्रोग्रेस या एबिलिटीज या स्किल्स या फैकल्टीज आ गई हैं। और वो देखा जाता है कि अगर बच्चे की 7 साल की एज तक में एक्सपेक्टेड माइलस्टोन उस बच्चे ने कौन से अचीव कर लेने चाहिए थे और एक्चुअली उसने कितने अचीव किए हैं। यानी एक्सपेक्टेड माइलस्टोन एक खास एज में, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 3 साल का जो बच्चा है उसको वॉशरूम जाना चाहिए, टॉयलेट में जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो उधर ही अपने कपड़ों में ही वो पोटी कर दे। अब एक खास एज में ये बच्चे का एक्सपेक्टेड माइलस्टोन है, मिसाल दे रहा हूँ, तो हम चेक करेंगे क्या 3 साल की एज में बच्चा ये काम कर रहा है, क्या वो वॉशरूम जाता है जब उसको उसको रफ़ा हजत की तलब होती है, तो क्या वो वहाँ जाता है या अपने कपड़ों में ही वॉशरूम कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चे का माइलस्टोन चेक कर रहे हैं। जो जब जिस असेसमेंट के अंदर बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन को चेक किया जा रहा होता है और बच्चे की ग्रोथ को असेस किया जा रहा होता है, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल असेसमेंट, यानी कि ये बच्चे के माइलस्टोन पर बेस करती है। और आखिरी कंसेप्ट है कि स्मार्ट गोल्स, गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। एक बच्चों का बनाया जाता है आईईपी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान या इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, उसके अंदर एनुअल गोल सेट किए जाते हैं, और वो गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक गोल्स हूँ, एम से मुराद है मयरेबल गोल्स हूँ, ए से मुराद है अचीवेबल गोल्स हूँ, अनअचीवेबल ना हूँ, आर से मुराद है रेलेवेंट हूँ, और टी से मुराद है टाइम बाउंड हूँ कि हमने कितने टाइम में ये गोल अचीव करना है। तो बच्चों के जो आईईपीज बनाए जाते हैं, जो हर बच्चे का अलग बनाए जाते हैं, उसमें जो हम गोल सेट करते हैं एनुअल गोल, वो क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक, मयरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। सो अगर आप स्पेशल एजुकेशन की जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन विद अजमल खान के साथ जुड़े रहें। स्पेशल एजुकेशन विद अजमल खान के ऊपर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 30 मोर कंसेप्ट आएंगे, वो भी ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी
परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और इससे मिलते जुलते जो कॉन्सेप्ट हैं, इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। 30 मोर कॉन्सेप्ट जो होंगे वो वीडियो पार्ट 2 के अंदर होंगे, जो 11वें लेक्चर में होंगे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपने कैसा पाया, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उन लोगों के साथ इस लोगों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, उनको फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप करें या फेसबुक पे शेयर करें उनके साथ, जो लोग स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी जूनियर स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या सीनियर टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चर स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह नगेबान। अल्लाह हाफिज़।